Hello everyone, this is Manpreet from Nursing Scoop Live. I hope you all are doing really good. In this video, I'll discuss one of the most important drug classification from the pharmacology, which is very important for your all nursing exams as well as for your NCLEX RN exam. The classification is the anticoagulant drugs. Before proceeding further, if you are new on this channel, then please subscribe the channel. उससे आपको notification मिलेगी आने वाली हर वीडियो की. एंड दूसरा मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है गाइस. आपको पता नहीं है आपका एक सब्सक्रिप्शन कितना मोटिवेट करता है. जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, फीडबैक प्रोवाइड करते हो तो बहुत बूस्ट मिलता है और ऐसी वीडियोस क्रिएट करने के लिए. सो प्लीज सपोर्ट द नर्सिंग स्कोप लाइव. आई प्रॉमिस बेस्ट ऑफ द बेस्ट नर्सिंग क्वालिटी कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे इस चैनल पे. Okay, so let's begin with the anticoagulants. So it's clear from the name, these are the drugs which are against the coagulation. So actually these drugs prevent the formation of the new clots. As well as these drugs helps in reducing the size of already existing clots in the blood. So what is the function of the anticoagulant drug? Number one, these drugs prevent the formation of the new clots. Number two, these drugs reduce the size of the already existed clots in the blood. So now let's talk about the conditions कि किन conditions में anticoagulants prescribe करे जाते हैं. So we will talk about the indications of the anticoagulants. So कोई भी ऐसी condition जहां पे thrombosis होने का रिस्क रहता है. Thrombosis क्या है कि blood clot होने का रिस्क है. अंदर blood में थिकनेस हो रही है, क्लॉट बन रहे हैं. सो अब यही क्लॉट ब्रेक हो गया एंड छोटे छोटे इसके जो पार्ट्स है सर्कुलेशन में आ गए, उसको हम बोल देते हैं एम्बोलाई. ये एम्बोलाई अभी सर्कुलेशन में आ गया तो ट्रेवल करके ये लंग्स तक पहुंच सकता है. सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, डीवीटी. इन कंडीशंस में एंटीकोएगुलेंट्स प्रिस्क्राइब करे जाते हैं. और वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म प्रोफाइलैक्सिस क्या है कि अभी कोई क्लॉट नहीं बन रहे पेशेंट में, बट पेशेंट को कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें क्लॉट बनने का रिस्क रहता है. सो लाइक एग्जांपल है इसकी एट्रियल फिब्रिलेशन. सो इसमें ब्लड क्लॉट्स बनने का रिस्क रहता है एंड यूजुअली आपका पेशेंट एंटीकोएगुलेंट्स पे होता है. और क्या कंडीशंस है, लाइक एंडोकार्डाइटिस है, वेल्व जो है हार्ट के वो खराब हो चुके हैं एंड हमने वेल्व रिप्लेसमेंट करा है. सो अगर हार्ट के वेल्व को रिप्लेस करा गया है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेंट्स पे रखा जाता है. और कोई भी ऐसी कंडीशन लाइक पेशेंट की अभी अभी सर्जरी हुई है बट पेशेंट की एम्बुलेशन रिस्ट्रिक्ट करी गई है, तो उस केस में भी पेशेंट अभी बेड रिडन है तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ब्लड लेग्स में पूल होने लगता है एंड क्लॉट होने का रिस्क इंक्रीज रहता है. सो इन सारी कंडीशंस में हम प्रोफाइलैक्टिकली एंटीकोएगुलेंट्स पेशेंट को देते हैं. सो अभी हम बात करते हैं कि कौन से मेन एंटीकोएगुलेंट्स यूज करते हैं. सो एक तो है आपका हेपरिन. सो हेपरिन इज द फर्स्ट एंटीकोएगुलेंट, इसकी हम बात करेंगे. और हेपरिन के बिना और कौन सा एंटीकोएगुलेंट है जो कॉमनली यूज होता है? वारफेरिन. ओके, सो अभी हम ना पहले हेपरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे, बाकी सारी डिटेल्स इसके बाद में करेंगे. सो हेपरिन क्या करता है, यूजुअली क्या होता है जब इंजरी होती है तो ब्लड क्लॉट होता है, जब फाइब्रिन बनता है. सो ये सारे का सारा कोएगुलेशन कास्केड है, ये पूरे ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं. सो हमारे पास टोटल 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. जब भी इंजरी होती है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स इकट्ठे होके ये सारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, देन फिब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्जन होता है. सो ये सारा कोएगुलेशन कास्केड में आता है. तो अब हेपरिन क्या करेगा? हेपरिन का काम है क्लॉट को बनने से रोकना. सो ये क्लॉट नहीं बनने देगा. अब क्या करेगा ऐसा हेपरिन? हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा में एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर. अभी जो हेपरिन है, हेपरिन इसको एक्टिव कर देगा. हेपरिन देने से क्या होगा? ये एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर एक्टिव हो जाएगा. एंड जो एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर है ये डायरेक्टली जाके आपके क्लॉटिंग फैक्टर
10th को इफेक्ट करेगा। अब अगर क्लॉटिंग फैक्टर 10th के फंक्शन को इसने डिक्रीज कर दिया, खत्म कर दिया, तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन कन्वर्ट नहीं होगा। अगर थ्रोम्बिन नहीं बना तो फिब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, देन फिर क्लॉट भी नहीं बनेगा। इस सीक्वेंस से जो हैप्रिन है क्लॉट्स बनने से रोकता है, so उसके फंक्शनिंग को खत्म करता है, एंड सब्सिक्वेंटली आगे का जो पूरा कास्केड है, पाथवे है, वो इनहिबिट हो जाता है एंड क्लॉट नहीं बनता। सो ये हो गया हमारा हैप्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कौन से रूट से हम हैप्रिन देते हैं। सो हैप्रिन एक तो याद रखना कि इसको हम ऑरली नहीं दे सकते, ऑरली इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं है। दूसरा, हम आईएमवी हैप्रिन को नहीं दे सकते। सो इसका कभी भी आईएम इंजेक्शन नहीं जाता बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ द हेमेटोमा। सो आईएम नहीं देना। कौन से रूट है, आईवी रूट से देते हैं और सबकुटेनियस रूट से देते हैं। सो जब हम आईवी रूट से देंगे तो ऑनसेट ऑफ एक्शन इज इमीडिएट, एंड अगर आप सबकुटेनियसली हैप्रिन को दोगे तो 1 to 2 आवर में इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरेशन, जब आप एंटीकोगुलेंट दोगे देन 2 to 4 आवर्स के लिए इसका जो एक्शन है वो प्रसिस्ट करता है, उसके बाद हमें फिर से हैप्रिन की नेक्स्ट डोज देनी पड़ती है। सो नेक्स्ट आ गया जी इसके एडवर्स इफेक्ट। सो अभी क्या हुआ, हैप्रिन का मैकेनिज्म क्या है कि ये क्लॉट को बनाने से रोकता है। सो अभी योर पेशेंट विल बी एट अ रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग। सो ब्लीडिंग के रिस्क पे होगा, एंड इसके लिए हमें कोएगुलेशन प्रोफाइल भी चेक करते रहना होता है पेशेंट का व्हेन योर पेशेंट इज ऑन हैप्रिन। सो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, एपीटीटी वैल्यू चेक करते हैं। सो एपीटीटी वैल्यू शुड नॉट बी लॉन्गर देन द 100 सेकेंड व्हेन योर पेशेंट इज ऑन द हैप्रिन। If the APTT value is more than 100 second, then we have to initiate the bleeding precautions. So अभी bleeding precautions में हम क्या क्या कर सकते हैं, that you have to write in the comment section. Next question है, अगर हैप्रिन टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या एंटीडोट देते हैं। आई एम डैम श्योर आपको पता होगा कि हैप्रिन का एंटीडोट क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। विद इन 48 आवर्स में इसके राइट आंसर आपको लिख दूंगी कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हैप्रिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, HIT, another adverse effect of the heparin administration. So heparin induced thrombocytopenia में क्या होता है कि हेपरिन जो होता है, हेपरिन प्लेटलेट्स के साथ कंबाइन हो जाता है, प्लेटलेट्स के साथ क्या हुआ, जुड़ गया। सो अब इसके अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडीज बनते हैं ब्लड में, और जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो प्लेटलेट्स को खत्म करनी शुरू कर देते हैं। सो आपके पेशेंट में अगर उस जितना भी उसका पहले प्लेटलेट काउंट था, अगर उसमें 50% प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं पेशेंट के, देन योर पेशेंट इज हैविंग द HIT। अब इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें हैप्रिन को बंद करना होता है, बिकॉज नहीं तो प्लेटलेट्स लगातार कम होंगे एंड योर पेशेंट ब्लीडिंग के रिस्क पे आ जाता है। नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने का रीजन ये है कि जो हैप्रिन की कमर्शियल प्रेपरेशन है ये एनिमल्स से आती है। सो फॉरेनर है कुछ, तो इस वजह से बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं। सो दैट इज एवरीथिंग अबाउट दी हैप्रिन। सो अभी आपको कमेंट सेक्शन में आगे जाने से पहले ये बताना है कि ब्लीडिंग प्रिकॉशंस में आप क्या करोगे और एंटीडोट क्या है हैप्रिन का। ठीक है जी। सो चलिए आगे अभी हम डिस्कस करते हैं वारफेरिन। वारफेरिन अनदर एंटीकोगुलेंट है, इसको हम ऑरली दे सकते हैं, ऑरली देते हैं इसको। सो अभी वारफेरिन क्या करता है, हैप्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हमने देख लिया। सो वारफेरिन क्या करता है, सो हमारे ब्लड में ना कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो विटामिन के पे डिपेंडेंट होते हैं। सो कौन कौन से हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। फैक्टर सेकंड हो गया, देन फैक्टर 6 हो गया विटामिन के डिपेंडेंट, देन फैक्टर 9 हो गया, एंड फैक्टर 10 हो गया। हमारे पास इन टोटल 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो कि विटामिन के पे डिपेंड होते हैं। और वारफेरिन क्या करता है, विटामिन के जो एक्शन को इनहिबिट करता है, जिस वजह से ये क्लॉटिंग फैक्टर बन नहीं पाते। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, क्लॉटिंग इनहिबिट होएगी, क्लॉट नहीं बनेगा। सो अब इसको याद कैसे करना है कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन के पे डिपेंड है। सो इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक दूंगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे इसके बाद। सो आपको याद रखना है 2 + 7 = 9,
not 10. So इसमें clotting factor 2, clotting factor 7, clotting factor 9 and clotting factor 10 जो है विटामिन के पे डिपेंडेंट है. अगर आप वारफरिन पे पेशेंट को रखोगे देन विटामिन के पे जो डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो फॉर्म नहीं होंगे एंड क्लॉट भी नहीं बनेगा. 2 + 7 = 9, not 10. All are vitamin K dependent clotting factors. So next अब हम बात करते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन. सो हेपरिन का इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है बट वारफरिन का स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है. सो इसी वजह से हम अगर पेशेंट को वारफरिन स्टार्ट करनी होती है तो हम साइड बाय साइड पहले हेपरिन भी स्टार्ट करते हैं. सो हेपरिन का इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन है तो क्लॉट्स नहीं बनेंगे पेशेंट के ब्लड में और मीनवाइल टाइम फ्यू डेज में वारफरिन अपना एक्शन स्टार्ट कर देगा. तब हम हेपरिन पेशेंट के बंद कर सकते हैं और उसको वारफरिन पे ही रखेंगे. सो एडवर्स इफेक्ट क्या है? सो इसमें भी क्लॉट नहीं बन रहा है तो पेशेंट में ब्लीडिंग का रिस्क रहता है. सो फॉर दैट यू हैव टू चेक द पेशेंट INR काउंट. सो दिस इज अनदर कोएगुलेशन प्रोफाइल. सो वारफरिन के लिए हमें INR चेक करना होता है. सो एंड एक 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो 2 to 3 में होना चाहिए. If your INR is more than 3 seconds, then your patient is at a risk of the bleeding and you have to take the precautions. Bleeding precautions. कौन सी ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेनी है वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है. नेक्स्ट है जी एंटीडोट. एंटीडोट वारफरिन का क्या है? विटामिन के. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन के. सो अभी एंटीडोट इसका ये हो गया. सो अभी इसमें क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है कि अगर पेशेंट वारफरिन पे है तो क्या उसने टोटली रिस्ट्रिक्ट करना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक और विटामिन के रिच फूड? तो उसका आंसर है नो. Patient has to take the consistent intake of the vitamin K. जैसे होता है ना कि हाइपरटेंसिव क्लाइंट है तो उसमें हम सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो इसमें भी ऐसा ही है कि आप नॉर्मल जो रूटीन में थोड़ा बहुत ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकते हो बट ऐसा नहीं कि मैं एक बड़ा बाउल ग्रीन लीफी वेजिटेबल का भर के दिन में खा रही हूँ तो वो ठीक नहीं है. सो कंसिस्टेंट इंटेक होना चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का. So now at the end there is a one question for you. Which drug is safer in the pregnancy, heparin or warfarin? So if you know then post your answer in the comment section. Next 48 hours में हम discuss करेंगे इस question का right answer. So that is everything about the heparin and warfarin anticoagulants. So अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो then आप वीडियो को like and share जरूर करना अपने nursing circle में. And for more such videos please subscribe the Nursing Scoop live channel and also press the bell icon to receive the all future notifications. So we'll see you in the next one. Thank you so much for watching.